नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वितान से पाठ 3 आलो अंधारी, जिसकी लेखिका हैं बेबी हालदार। बेबी हालदार का जन्म संभवतः वर्ष 1974 में जम्मू कश्मीर के किसी स्थान पर हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में दुगनी उम्र के व्यक्ति से विवाह के कारण 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। 12-13 वर्षों बाद पति की ज्यादतियों से परेशान होकर 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद गुड़गांव चली आई। बांग्ला में लिखी एवं हिंदी में अनुदित आलो अंधारी इनकी एकमात्र पुस्तक है। वर्तमान में गुड़गांव में घरेलू नौकरानी के रूप में कार्यरत है। आइए शुरू करते हैं पाठ आलो अंधारी। आलो का अर्थ है उजाला और अंधारी का अर्थ है अंधेरा। और ये जो पाठ है ये बेबी हालदार की आत्मकथा आलो अंधारी का एक अंश है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बेबी की पारिवारिक चिंताएं, कि उसकी चिंता क्या थी। बेबी अपने पति से अलग अपने 3 बच्चों के साथ किराए के घर में रहती थी तथा उसे प्रतिक्षण काम न मिलने की चिंता सताती रहती थी कि यदि उसे काम न मिला तो वह अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी। इसी चिंता में वह एक घर से दूसरे घर में काम की खोज में पूरे पूरे दिन यहाँ वहां घूमती थी। उसे यह भी चिंता रहती थी कि महीना पूरा होने पर वह घर का किराया कैसे देगी और उसे इससे कम किराए पर कोई घर भी मिलेगा या नहीं। शाम को जब वह घर पर आती तो आस पड़ोस की औरतें उससे आकर पूछती, क्यों, काम मिला? फिर उसके चेहरे का भाव देख कोई कोई कहती, मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने ढांढने से मिल ही जाएगा। बेबी उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती। बेबी को अकेला रहता देखकर आस पड़ोस के लोगों द्वारा तरह तरह की बातें करना। तो बेबी चूंकि अकेली रहती थी अपने 3 बच्चों के साथ, पति को छोड़ आई थी वो पहले ही, तो इस तरह से समाज के लोग तो उसको गलत नजरों से देखते ही थे और खासकर औरतें भी ऐसी ही थी, वो उसे सवाल जवाब करती रहती थी। किस तरह के सवाल जवाब, आइए देखते हैं। बेबी के अकेले 3 बच्चों के साथ रहते हुए देखकर आस पड़ोस के लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाते थे और उससे प्रश्न पूछते थे। यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा पति कहाँ है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा पति वहां क्या काम करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? वगैरह वगैरह। लोगों की इस तरह की बातें सुनकर बेबी की किसी के साथ खड़े होने की और किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं होती थी। बेबी उसी समय अपने बच्चों को साथ लेकर काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती थी। तो बेबी को काम की तलाश थी और उसको काम मिल भी जाता है, और वह भी सुनील नाम के एक युवक की मदद से। आइए जान लेते हैं कैसे। बेबी की पहचान सुनील नाम के एक 30-32 साल के युवक से थी। एक दिन वह उसे रास्ते में मिल गया। बेबी से बातचीत के दौरान उसे पता चला कि उसे काम की जरूरत है। एक दिन वह घर आया और बोला, क्यों, काम मिला? लेखिका ने कहा, नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। तो वह बोला, तो चलो मेरे साथ। बेबी ने पूछा, कहाँ? तो वह बोला, काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम खुद ही वहां कर लेना। उसकी बात सुनकर बेबी फौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई तो उस घर के साहब बाहर निकलकर आए। सुनील ने उनसे कहा, सर, आपने कहा था ना, मैं इसे ले आया हूं। उन्होंने बेबी से पूछा, तुम बंगाली हो? बेबी ने कहा, हाँ। उसके बाद काम के बारे में बात हुई। उन्होंने कहा, देखो, यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं 800 रुपए देता हूँ। तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देखकर बताऊंगा। बेबी ने कहा, ठीक है। और बेबी यह कहकर कि वह सवेरे 6-7 बजे आ जाएगी, वह वहां से निकल जाती है। तो उसके बाद वह अगले दिन काम पर आती है तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखती है। साहब बाहर पेड़ों को पानी दे रहे थे। बेबी को देखते ही वे भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया। वह औरत भी बंगाली थी। उसने लेखिका यानी कि बेबी को गालियां देना शुरू कर दिया। साहब आकर बेबी को भीतर ले गए और उसे सब कुछ समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा।
बस उस दिन से लेखिका यानी कि बेबी अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रखकर घर जाने लगी। बेबी का काम देखकर घर के सभी आश्चर्य करते। बेबी इसी तरह रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म कर वापस अपने घर चली जाती। बेबी जिस घर में रहती थी उस घर का किराया अधिक होने तथा वहां के लोगों की तरह तरह की बातों से भी वह तंग आ चुकी थी, इसलिए वह नया घर ढूंढ रही थी। बहुत ढूंढने पर उसे नया घर मिल भी गया। उस घर का किराया 500 रुपये था, परंतु शौचालय घर से दूर था। शौचालय दूर होने के कारण उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन दूसरों को संतुष्ट देखकर वह स्वयं को भी उनकी भांति ढालने का प्रयास करती। नए घर में भी उसे आस पड़ोस वालों की तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थी। और आइए अब देखते हैं कि बेबी के लिए नए साहब किस तरह से अपना स्नेह प्रदर्शित करते हैं और वे बेबी के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। बेबी के कोठी मालिक सज्जन व्यक्ति थे। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे बेबी जान जाती कि उनके मन में उसके लिए स्नेह है। सवेरे उनके यहाँ जाने पर बेबी कभी देखती कि वह बर्तन पोंछ रहे हैं तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती। उनके यहाँ काम करने में बेबी को बहुत सुख मिलता। वहां कोई भी लेखिका के काम में कोई दखल नहीं देता। लेखिका की घर के सभी कामों में निपुणता देखकर घर के सभी सदस्य आश्चर्यचकित होते। उसके परिश्रमी स्वभाव को देखकर कोठी मालिक को उससे विशेष रूप से आत्मीयता हो गई थी। एक दिन वह उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में पूछते हैं। उसकी दिनचर्या जानकर वे उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे बाप, भाई, माँ, बंधु जैसा हूँ। बंधु यानी कि मित्र। तुम कभी स्वयं को अकेला व बेसहारा मत समझना। तुम निश्चिंत होकर मुझसे सारी बातें कर सकती हो। तुम भी मुझे तातुश कहा करो। मेरे बच्चे भी मुझे तातुश कहते हैं। तुम मेरी बेटी जैसी हो तथा इस घर की लड़की हो। तो जो बेबी के नए कोठी मालिक हैं वह उसे बेटी की तरह समझते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे तातुश कहा करो। तातुश यानी कि पिता। तब से लेखिका यानी कि बेबी कोठी मालिक को तातुश कहने लगी। तातुश के साथ साथ घर के सभी सदस्यों द्वारा उसके साथ आदर व सम्मान का व्यवहार किया जाता था। तातुश ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा बड़ा भाई। तातुश की इस तरह की बातें सुनकर बेबी को बहुत अच्छा लगता। और आइए अब जानते हैं कि तातुश ने बेबी को लेखन के लिए किस तरह से प्रोत्साहित किया। एक दिन बेबी उस कमरे में डस्टिंग कर रही थी जिसमें ढेर सारी किताबें अलमारी में रखी थी। उन किताबों में से एक बांग्ला की किताब निकालकर यानी कि बांग्ला भाषा में, बंगाली भाषा में लिखी हुई किताब निकालकर उसे अलट पलट कर देख रही थी। तभी तातुश वहां आ गए। तातुश द्वारा पूछने पर वह बताती है कि वह 6ठी 7वीं तक पढ़ी है। तातुश बेबी के पढ़ने संबंधी शौक को जानकर उसे तस्लीमा नसरीन की किताब देते हैं। तस्लीमा नसरीन एक बांग्ला लेखिका। उसकी किताबें उसे देते हैं और कहते हैं कि यह किताब तुम ले जाओ और घर पर समय मिले तो पढ़ना। वह किताब घर ले आई और उसमें से एक एक दो दो पेज रोज पढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद तातुश ने एक दिन पूछा, तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो? बेबी के हाँ कहने पर वे बोले, मैं तुम्हें एक चीज और दे रहा हूं, तुम इसका इस्तेमाल करना, ये भी मेरा ही काम है। बेबी ने पूछा, कौन सी चीज? तातुश ने अपनी लिखने की टेबल की ड्रॉर से एक पेन, एक कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखना। लिखने को तो तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आए सब इस कॉपी में रोज थोड़ा थोड़ा लिखना। बेबी सोच में पड़ गई कि लिख सकेगी या नहीं। वे बोले, जरूर लिख सकोगी। लिख क्यों नहीं सकोगी? जैसे बने वैसे लिखना। काम की अधिकता के कारण लिखना बहुत मुश्किल था। फिर भी बेबी तातुश के प्रोत्साहन के अनुसार दी गई किताब, कॉपी और पेन घर लाकर अपने जीवन की घटनाओं व यादों को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर देती है। वह शौक धीरे धीरे आदत में बदल जाता है। और आइए अब पढ़ते हैं बेबी का बेघर होना कि किन हालातों में बेबी को बेघर होना पड़ा। बेबी
का अकेले अपने 3 बच्चों के साथ रहना समाज के लोगों को अखरता था, खटकता था। जहां वह रहती थी वहां के लोग उससे अभद्र व्यवहार करते थे। बेबी निडरता एवं संयम बनाते हुए उन सबके दुर्व्यवहार को सहकर आगे निकल जाती थी। एक दिन जहां वह रहती थी उसके मकान मालिक का बेटा उसके घर आकर बैठ गया और वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने बातें चालू की तो लगा कि कभी खत्म ही नहीं होंगी। उसकी बातें ऐसी थीं कि बेबी को जवाब देने में शर्म आ रही थी। बेबी उसे वहां से चले जाने के लिए भी नहीं कह पा रही थी और स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह दरवाजे पर ऐसे बैठा था कि उसकी बगल से निकला नहीं जा सकता था। बेबी समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातों को अनसुना न करती तो क्या करती। बेबी ने सोचा, अब मेरी भलाई इसी में है कि इस घर को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए, क्योंकि उसकी बातों से किसकी बातों से? जो मकान मालिक का बेटा था उसकी बातों से यह साफ हो गया था कि बेबी यदि उसके कहने पर चलेगी तब तो उस घर में आसानी से रह पाएगी, वरना तो बेबी उसके आंतरिक विचारों को भलीभांति जान गई थी और इसलिए उसने मन ही मन में उस घर को जल्दी से जल्दी खाली करने का निर्णय ले लिया था। लेकिन एक दिन जब बेबी काम से घर लौटी तो उसे अपने बच्चे रोते हुए, घर टूटा हुआ, सारा सामान बाहर बिखरा हुआ दिखाई दिया। यह सब देखकर वह रोने लगी। बेबी के घर के अतिरिक्त और भी घरों को तोड़ा गया था, परंतु उन घरों में कोई ना कोई मर्द था, इसलिए वह अपना सामान इकट्ठा करके नए घर की तलाश में निकल गए थे। बेबी अकेली कहाँ नया घर ढूंढती, जबकि वह तो अकेली रहती थी और इतनी जल्दी नया घर मिलना भी तो मुश्किल था। इन सब कारणों के चलते पूरी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ी। बेबी के लिए अपनों का परायापन। आइए देखते हैं कि बेबी के जो अपने रिश्ते थे वे कैसे उसके लिए पराये साबित हुए। उसके दोनों भाई उसके आसपास ही रहते थे और उन्हें बेबी के बेघर होने का मालूम भी था, फिर भी उसकी सहायता के लिए नहीं आए। ऐसे में उसकी सहायता को सामने आने वाला उसका कोई अपना नहीं था। रात 7-8 बजे भोला दा आया, तो यानी कि जब बेबी का घर तोड़ा गया और बेबी अकेली बैठी हुई थी अपने बच्चों के साथ, सामान के साथ, तो उसके जो परिवार के लोग थे, उसके जो भाई थे, उनमें से कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तो लगभग रात के 7-8 बजे भोला दा वो आया। वह मुसलमान था और पास ही में रहता था। उसका घर भी तोड़ दिया गया था। उसे लेखिका के बच्चों के साथ बहुत लगाव था। वह वहीं उन लोगों के पास बैठ गया। सवेरे भोलादा ने कहा, तुम जहां काम करती हो वहां के साहब से बात करके देखो ना। बेबी ने सोचा, ठीक ही तो कह रहा है। तातुश ने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए वह उसे जगह भी दे सकते हैं। तो अब बेबी बेघर हो गई है और भोलादा ने उसे सुझाव दिया कि वह अपनी कोठी मालिक से इस बारे में बात करे। तो इस तरह से तातुश को बेबी के बेघर होने का पता चल जाता है और वे उसे तुरंत अपने घर में आश्रय दे देते हैं। इस प्रकार बेबी तातुश के घर में रहने लगी। तातुश के घर में बेबी और उसके बच्चों को जीवन की सभी सुख सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में मिल रही थी। तातुश लेखिका यानी कि बेबी और उसके बच्चों का पूर्ण रूप से ध्यान रखते थे तथा उनके बीमार पड़ने पर दवा का प्रबंध व समय अनुसार दवा खिलाने का भी दायित्व निभाते थे। तातुश के सद्व्यवहार को देखकर बेबी आश्चर्यचकित रहती। बेबी उस घर में खुश थी। बेबी का बड़ा लड़का किसी दूसरी जगह पर काम करता था और 2 महीने से उसकी कोई खोज खबर नहीं थी, इसलिए बेबी उसकी याद में उदास रहती थी। और एक दिन तातुश ने बेबी से पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? तुम कभी जाकर उससे मिलती क्यों नहीं? बेबी बोली, मुझे तो पता ही नहीं कि वह कहाँ रहता है। अगले दिन सवेरे बेबी किचन में खाना बना रही थी। उसने सुना तातुश किसी से फोन पर बातें कर रहे थे और साथ साथ उसे भी बुला रहे थे। वे कह रहे थे, बेबी सुनो,
तो बेबी जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। बातें करते करते वे बेबी से बोले, लो बात करो। बेबी ने कहा, कौन है? किसके साथ बात करूं? वे बोले, बात करो ना, देखो कौन है। बेबी ने फोन कान से लगा लिया। पता नहीं कौन दूसरी तरफ से हेलो हेलो किए जा रहा था। वे उसकी आवाज पहचान ही नहीं पा रही थी। तो बेबी ने कान पर से फोन हटाकर तातुश से पूछा, कौन बात कर रहा है? तो वे बोले, अरे तुम अपने लड़के को नहीं पहचान रही हो? बेबी चौंक कर बोली, मेरा बाबू? बेबी ने फिर फोन कान से लगाकर कहा, बेटा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वह बोला, माँ? माँ? कौन? बेबी? बेबी बोली, हाँ बेटा मैं तेरी माँ। बेटा तू कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, बेटे ने कहा। मैं यहाँ अच्छी तरह हूँ। उसकी बातों से लगा जैसे उसका लड़का बड़ा हो रहा है। उसकी आवाज भी बदल गई थी। उसे देखने की बेबी को बहुत इच्छा होने लगी। तातुश समझ गए थे कि बेबी क्या चाहती है। उन्होंने बेबी से पूछा, लड़के से मिलने जाओगी? बेबी बोली, हाँ देख लेती तो और भी अच्छा लगता। वे बोले, तो बताओ कब जाओगी? बेबी ने कहा, आप जब ले जाएंगे। तो तातुश द्वारा बड़े लड़के को खोजकर बेबी से मिलवाया गया और एक दिन उन्होंने बेबी को अपने लड़के को वहां से ले आने के लिए कहा जहां वो काम करता था। बेबी उसी दिन जाकर अपने बड़े लड़के को अपने पास ले आई। तातुश उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह जहां रहकर वह घर के काम करते करते कोई और हुनर या लिखना पढ़ना भी सीख सके। इस तरह तातुश ने उस लड़के को पास में ही काम भी दिलवा दिया जिससे बेबी उससे आसानी से मिल सके। लेकिन तातुश के उपकारों को देखकर बेबी सोचती कि तातुश पिछले जन्म में उसके बाबा यानी कि पिता रहे होंगे। और आइए अब देखते हैं कि तातुश व उनके मित्रों ने किस तरह से बेबी को निरंतर लिखते रहने के लिए प्रोत्साहित किया और वे कौन कौन से मित्र थे जिन्होंने बेबी को प्रोत्साहित किया। बेबी को अब किताब अखबार पढ़ने व लेखन कार्य में आनंद आने लगा था। तातुश उसके लेखन की फोटोकॉपी अपने पास रख लेते हैं और उसे अपने मित्रों को भेज देते हैं। इस तरह तातुश के साथ साथ उनके मित्रगण भी बेबी के लेखन से प्रभावित होते हैं और निरंतर उसका उत्साह बढ़ाते रहते हैं। बेबी तातुश के मित्र को जेठू यानी कि पिता का बड़ा भाई यानी कि ताऊ कहती थी तथा शर्मिला को दी कहकर संबोधित करती थी। जेठू बेबी को आशापूर्णा देवी नाम की प्रसिद्ध लेखिका का उदाहरण देकर उसका हौसला बढ़ाते थे। वे कहते थे कि बेबी तुम भी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। बेबी का उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। जेठू के घर पर बेबी की किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने लिखा था, आपकी रचना मुझे बहुत अच्छी लगी। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद न करें। तातुश के छोटे लड़के अर्जुन के दो मित्र रमन और सुखदीप भी वहां आकर रहने लगे थे, परंतु उनके अच्छे व्यवहार से बेबी उनके काम को खुशी खुशी करने लगी। बेबी की बंगाली लड़की से पार्क में मुलाकात। तातुश ने सोचा सारे दिन काम करने के बाद बेबी थक जाती होगी। उन्होंने बेबी से रोजाना शाम के समय पार्क में बच्चों को घुमा लाने के लिए कहा जिससे बच्चों का दिल भी बहल जाए। अब वह पार्क में जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से उसकी मुलाकात होने लगी। बेबी की पहचान एक बंगाली लड़की सुनीति से हुई जो जल्दी ही अपने घर चली गई और फिर बेबी को वह पार्क में कभी नहीं मिली। लोगों के दुर्व्यवहार के कारण बेबी ने पार्क में जाना भी छोड़ दिया। बेबी को अपनी मां के निधन की सूचना मिलना। एक दिन बेबी के पिता उससे मिलने आए। बेबी द्वारा अपने पिता से मां के बारे में पूछने पर उसे पता चला कि उसकी मां का निधन हो चुका है। यह बात सुनकर वह रोने लगी क्योंकि उसके भाई व भाभी ने मां की खराब तबीयत तथा निधन के बारे में जानते हुए भी उसे कुछ नहीं बताया और अंतिम समय में वह अपनी मां से मिल भी नहीं सकी। बेबी के बाबा
उसके लिखने पढ़ने तथा उसके जीवन के सुख को देखकर निश्चिंत हो गए और जाते जाते उसे अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखने की सलाह भी दे गए। बेबी के पिता पहले उसकी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, लेकिन अब वे उसका हालचाल जानने के लिए फोन करते रहते थे। और अब लेखिका बेबी के लेखन की लोकप्रियता का बढ़ना। बेबी की पत्रों के माध्यम से कोलकाता में जेठू व शर्मिला दी तथा दिल्ली में रमेश बाबू से घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। उसे आश्चर्य होता कि उसके साधारण से लेखन को इतना पसंद किया जा रहा है। शर्मिला दी उससे व्यक्तिगत संबंध रखती थी और लेखिका यानी कि बेबी से उसकी नापसंद व पसंद के बारे में पूछती थी। बेबी सोचती थी कि यदि तातुश उसे न मिले होते तो यह जीवन उसे कहाँ मिलता तथा उसके लेखन को इतनी लोकप्रियता भी तो न मिल पाती। और आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जब बेबी की रचना आलो अंधारी एक पत्रिका में छपी। तो आलो अंधारी का अस्तित्व में आना। उस दिन बेबी को अपनी माँ की याद हो आई। उसकी माँ की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मनुष्य बने, लेकिन ऐसा कहाँ हुआ। माँ आज होती और उसे पता चलता या वह स्वयं देखती कि उसकी बेबी आज भी पढ़ना लिखना चाहती है या पढ़ लिख रही है, तो उसे कितनी खुशी होती। उसका जीवन तातुश के घर में आकर बदल गया था तथा उसे जीवन में नई दिशा मिल गई थी। उसका बड़ा लड़का उसके पास ही दूसरे घर में काम पर लग गया था। दोनों छोटे बच्चे स्कूल जाने लगे थे और बेबी स्वयं भी लेखिका बन गई थी। पहले उसे लगता था कि वह अकेले इस संसार में कैसे स्वयं के अस्तित्व को बना पाएगी, परंतु तातुश व उनके मित्रों के प्रोत्साहन से वह जीवन की जटिलता का सामना करने में सक्षम हो जाती है। और आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जब उसकी लेखन कला को एक पत्रिका में स्थान मिला। पत्रिका में उसकी रचना को आलो आंधारी बेबी हालदार शीर्षक से छापा गया। अपने लेखन को पत्रिका में छपा हुआ देखकर बेबी अत्यंत प्रसन्न हुई। तातुश के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर गया, जिसके फलस्वरूप वह तातुश के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। तो यह थी बेबी की कहानी आलो अंधारी। आशा है आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।